इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 2 पत्रकारिता के विविध आयाम भाग 5, जिसमें हम पत्रकारिता के अलग अलग प्रकार पढ़ रहे थे। हम स्रोत पढ़ रहे हैं। अभी हमें पढ़ना क्या है? स्रोत। क्या सबूत है कि हम इस सूचना और खबर को छाप रहे हैं? हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक है। कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी का स्रोत होना, सबूत होना जरूरी होता है। कल कोई ये ना बोल देवे कि जो आप दिखाए हो वो एडिटिंग है, चाहे कंप्यूटर से बनाया गया है, वगैरह वगैरह। यहाँ स्रोत के संदर्भ में सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी भी समाचार संगठन के स्रोत होते हैं और फिर उस समाचार संगठन का पत्रकार जब वो सूचना इकट्ठा करते हैं तो उसके अपने भी स्रोत होते हैं। इकट्ठा करने का भी कुछ सबूत होता है। इस तरह किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई भाषा, कौन सा? पीटीआई भाषा, यूएनआई, यूनिवर्ता जैसे समाचार एजेंसियां और स्वयं अपने ही संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। जैसे में जो रिपोर्टर कुछ बोल रहा है वही स्रोत होता है, क्योंकि वो आज कैमरा के वजह से दिखा भी सकता है कि भैया ये सच हो रहा है। लेकिन चाहे समाचार एजेंसी हो या समाचार पत्र हो, एजेंसी हो चाहे समाचार पत्र हो, उनमें काम करने वाले पत्रकारों की भी अपने समाचार स्रोत होते हैं। हर किसी का होता है समाचार स्रोत। यहाँ हम एक पत्रकार के समाचार के स्रोतों की चर्चा करेंगे। जैसे समझ में आएगा कि क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। जैसे में सरकार की साख को बनाए रखने के लिए, समाचार के साख मतलब समाचार का भाग, समाचार से काट देना और गैप भी। समाचार के साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो। यहाँ पर दिया जा रहा है समाचार का साख मतलब समाचार का भाग को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इसमें शामिल की जाए सूचना का, जानकारी का स्रोत। जो भी सूचना, जानकारी और सबूत के साथ कि ये हुआ है, वह स्रोत इन तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो और समर्थ हो हर किसी के लिए जवाब दे दे। हम कुछ जानकारियां बहुत सामान्य होती हैं जिनके स्रोतों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई सूचना सामान्य होने के दायरे से बाहर निकल जाता है, उससे बाहर चला जाए, विशिष्ट होती है मतलब बहुत अनोखा होता है, तो उसके स्रोत का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। स्रोत के बिना उसकी साख नहीं होगी। जब तक स्रोत नहीं होगा उसका, जब तक जड़ नहीं होगा, जब तक सबूत नहीं होगा, तो उसका भाग नहीं बनाया जा सकता है। एक समाचार में समाहित सूचनाओं का स्रोत होना आवश्यक है, और जिस सूचना का कोई स्रोत नहीं होता है उसका स्रोत या तो पत्रकार स्वयं होते हैं या फिर एक सामान्य जानकारी है जिसका स्रोत देने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो सबूत हो गए। चाहे स्वयं पत्रकार हो गया और चाहे बाकी ऐसे जगहों पर हो, ऐसा समाचार हो जो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अनोखा है तो दे दो आप। आमतौर पे पत्रकार स्वयं किसी सूचना का प्रारंभिक स्रोत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताते हैं। वह किसी घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं होता है। वह घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंचता है, इसलिए यह सब कैसे हुआ यह जानने के लिए, क्यों हुआ ये सब जानने के लिए, और दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है कि भैया ये सबूत है, ये पुलिस ने खोजा, ये लोगों ने खोजा, ये लोगों ने पकड़ा है, तो ये सब वगैरह वगैरह। अगर एक पत्रकार स्वयं अपनी आंखों से पुलिस फायरिंग में, जब पुलिस की फायरिंग होती है तब फायरिंग में या अन्य किसी भी तरह की हिंसा में मरने वाले 10 लोगों के शव देखता है, तो निश्चित करता है कि 10 लोग मरने के समाचार का स्रोत हो सकता है कि 10 लोग मरे हैं, लेकिन उसे इसकी पुष्टि करने की कोशिश जरूर करना चाहिए कि भैया ये बात है, यहाँ पे इतने लोग मरे हैं और गवाह हम खुद हैं।
क्योंकि हम जो भी समाचार छापते हैं उसका हमारे पास पुष्टि करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। क्योंकि अगर कोई कुछ मांग देवे, सबूत मांग देवे, तो हम सबूत कहां से ला कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, पत्रकारिता के अन्य आयाम क्या क्या हो सकते हैं पत्रकारिता के बारे में। तो समाचार पढ़ते समय जो भी समाचार पढ़ता है पाठक, पढ़ने वाला, हर समाचार पत्र से, चाहे हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता है कि हमें एक ही जानकारी मिले। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या हुआ है, क्यों घटना हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कारण क्या है उसका, क्यों घटना हुआ, क्यों हो सकता था, भविष्य में होगा कि नहीं होगा, भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे उसके जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित हो सकते हैं, चाहे उसका जीवन चाहे उसका समाज कैसे प्रभावित हो सकता है। समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यहाँ पर लिखा है समय, विषय और घटना दोनों के अनुसार पत्रकारिता में लिखने की जो कला होती है उसको बदल दिया जाता है। पहले के समाचार पत्र अलग आते थे, आज के समाचार पत्र अलग आते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में यहाँ पर कोई नया आयाम जोड़ता है। जो बदलाव होता है वही नया आयाम को इसमें ला देता है, कुछ तो नया लाता है। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो, कार्टून पत्रकारिता के अहम आयाम हो चुके हैं, अहम हिस्सा हो चुका है। समाचार में इसका विशेष स्थान आज के समय में आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा महत्व भी है। और इनके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को पूर्ण नहीं कह सकता। हर समाचार पत्र में फोटो, कार्टून और भी बहुत कुछ होते हैं जो आजकल धड़ल्ले से छापा जा रहा है। संपादकीय पृष्ठ को समाचार का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। संपादकीय पृष्ठ अगर जो संपादक होता है पास कर देवे तो उसको ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो बोल देगा कि ये छपेगा तो वो छपेगा, सारी जिम्मेवारी उसकी हो जाती है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। अपनी राय को रखता है तो उसे संपादकीय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्रों का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है, इसे संपादकीय कहा जाता है। उत्तर हो गया इसका। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लिखित रूप में अपना विचार देते हैं। जो भी विशेषज्ञ हो गए, मौसम विशेषज्ञ, वैज्ञानिक विशेषज्ञ, खाद्य विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, तो वो सब अपना जो भी लिखना है वो लिख कर देते हैं, उसको छाप दिया जाता है। आमतौर पे संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। संपादक का नाम भी होता है। जैसे में जो भी खबर होगा, कौन संपादक उसको पास किया है उसका नाम ऊपर लिखा रहता है डेट के साथ। डेट, संपादक का नाम, तब खबर। नहीं तो नीचे खबर के नीचे जब नीचे पढ़ोगे तो वहां पर डेट और उसका नाम लिखा रहेगा। तो आगे देखते हैं, समाचार उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। किनको? घटनाओं, टिप्पणियों को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब आगे आता है फोटो पत्रकारिता। तो फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, कोई भी बात ऐसा कभी कभी ऐसा बात होता है कि 1000 शब्दों में भी लिखकर नहीं बताया जा सकता है। जैसे अपनी फीलिंग्स, अगर हमें किसी को गले लगाने की मन कर रहा है तो हम उसको कितना भी लिखेंगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक इमोजी भेज देवे, एक कार्टून भेज देवे, एक वीडियो भेज देवे जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को गले लगा रहा है, तो उससे फीलिंग्स की आदान प्रदान हो जाता है कि नहीं भैया ये भी हमको गले लगाना चाहते हैं। चाहे कोई गाना भेज देवे, कोई भी रील्स, वह एक तस्वीर कह देती है जो 1000 शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, वह एक छोटी सी तस्वीर बोल देगी। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। जैसे में कोई सास
अपनी बहू को मार रही है, चाहे बहू किसी सास को मार रही है, कितना भी लिखकर समझाओ नहीं समझने वाला। लेकिन एक वीडियो, एक कार्टून बना दो, वहां पे हर कोई समझ जाएगा ये कौन कितना जालिम है। क्योंकि जालिम लोगों का टेक्नोलॉजी से जब हम डिजाइन बनाएंगे तो जालिम लोग और खतरनाक दिखते हैं। टेलीविजन की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ गया है। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, पत्रकारिता मतलब मैगजीन, तो दोनों का प्रकाशन बहुत जोरों शोरों से बढ़ा है। हाँ, बहुत लोग नहीं सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन जितना भी सुनते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, जितना भी खरीदते हैं, ये सब वो तो पढ़ते हैं ना। एक से एक अमीर लोगों के घर पे रोज का रोज मैगजीन अखबार जाता है, लेकिन मध्यवर्गीय परिवार उतना नहीं एफर्ट कर सकता है, नहीं ले सकता है, इसलिए वो लोग नहीं पढ़ते हैं। कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है। कार्टून कहाँ छापना है, हर समाचार पत्र में होता है, और उसके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणी पाठक को छूती है। और जो सटीक टिप्पणी दी गई रहती है ये चित्र के माध्यम से, वो पढ़ने वाले के मन तक चला जाता है, दिल छू जाता है। जैसे में हमें वो नेता पसंद नहीं है, तो एक नेता जो पसंद है वो उसको मार रहा है, तो हमें पसंद आएगा। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय है। पहले पन्ने पर भी छापा जा सकता है अगर ऐसा मौका हो तो। इसकी चुटिल टिप्पणी कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावित होती है, जिसमें समझ में आता है कि क्या हो सकता है, टिप्पणी के अनुसार से कितना दिक्कत हो सकता है। रेखांकन और कार्टोग्राफी, जिसको पहले यहां से बताते हैं। ये तस्वीर देखो आप, यहां पर क्या लग रहा है? सच में बच्चों पर इस तरह बोझ डालना बहुत ही क्रूरता है। बच्चों पर इस तरह बोझ डालना बहुत ज्यादा अत्याचार का साधन है। मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ता है, और देखो किस तरह बच्चा धंसा हुआ है। ये बच्चा नहीं, बौना आदमी है, लेकिन बौना कैसे कहते हैं? एक बौना हो सकता है, दो थोड़े होगा। इधर भी बौना उधर भी बौना थोड़े होता है। तो ये बच्चा है, इसको रखा गया है सामान ढोने के लिए। यहाँ पर चित्र देखो, यहाँ पर समझ में क्या आता है कि ये लोग कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन से जाने वाले हैं। जो रेल बजट दूध बेचने वालों का आधी किराया लगेगा, मतलब दूध बेचने वालों का आधा किराया लगेगा, इसलिए ये लोग दूध लेकर जा रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये पैसेंजर ना हो, चाहे ये दूध बेचने वाला ही हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहां से लगाया जा सकता है कि अब आता है आगे का रेखांकन और कार्टोग्राफ। इसमें आ जाता है समाचार को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। रोचक बनाएंगे और उस पर ऐसा टिप्पणी करेंगे, मतलब लिख कर कि लगे एकदम गुस्सा आ जाएगा पढ़ने के बाद। और जिसके लिए टिप्पणी करते हैं वो तो एकदम भड़क ही जाता है। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक, सेंसेक्स मतलब यहाँ के अर्थव्यवस्था का एक आंकड़ा, तो उसके आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नजर में सामने आ जाती है। आप सेंसेक्स का ग्राफ देखोगे तो उसमें दिखेगा कि एक लाइनिंग ऊपर गया है, तो भैया ठीक है, अभी महंगाई ऊपर है, नीचे आ जाएगा तो महंगाई गिर गया, तो ऐसा वहां पर समझ में आता है। कार्टोग्राफ का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविजन में भी होता है। आजकल टेलीविजन में भी बहुत सारे कार्टून चलाए जाते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया से लेकर हर चीज पर कार्टून आ चुका है। तो यहाँ पर देखो दूध लेकर जाते हुए रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि दूध बेचने वालों का आधा किराया लगता है, इसलिए ये लोग दूध लेकर जा रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहल का है खोज परख पत्रकारिता, मतलब उस छानबीन करके मालूम करता है कि क्या घटना है, तो कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, कहीं मिलावट नहीं हो रहा है, उसके बारे में। तो खोज परख पत्रकारिता से ऐसे पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके उसे तथ्य और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है, जिन्हें बाद में छुपाने या दबाने का प्रयास किया जा रहा हो, चाहे अभी ही किया जा रहा हो।
उसको ये खोजी परख पत्रकारिता उसको निकाल लेते हैं और उसको प्रचार करते हैं और पुलिस उसको धर दबोचती है। आमतौर पे खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ी को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगता है कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं है, तब खोजी पत्रकारिता का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अनुसार इंस्टिंक्ट ऑपरेशन करके उसको धर दबोचा जाता है। खोजी पत्रकारिता ही एक नया रूप टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। तो नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब टीवी में आता है, टेलीविजन में, तो उसको स्टिंग ऑपरेशन बोलते हैं। हालांकि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे देश में यह अब भी अपने 100 काल में ही है। मतलब अभी भी वो ज्यादा बढ़ा नहीं है, छोटा ही है। वो संगठन लोग बढ़ने देते नहीं है। ऐसे भी शिशु काल मतलब बच्चा, मतलब बहुत 30 साल हो गया चालू होते हुए, लेकिन अभी भी बच्चा ही है। जब जरूरत से ज्यादा गोपनीयता बढ़ती जाने लगे, जरूरत से ज्यादा जब गोपनीयता मतलब किसी चीज को छुपाया जाता है और भ्रष्टाचार व्यापक हो, तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प बचती है। अमेरिका का वाटरगेट कांड, अमेरिका में जो वाटरगेट कांड हुआ था, तो वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नया उदाहरण था, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि वो वाटरगेट मतलब वो पानी के स्मगलिंग में बहुत ज्यादा वो सक्रिय थे। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा है, और लोग पद से इस्तीफा देना पड़ता है। भारत में भी ऐसा हुआ है। एक बार तो एगो अमेरिका का रिपोर्टर प्रधानमंत्री पर ही आरोप लगा दिया था कि ये हो सकते हैं देशद्रोह। गजब की बात आ जाती है। अब आता है विशेषीकृत पत्रकारिता। इसमें क्या हो जाता है, पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकारिता का मतलब यह नहीं होता है कि इस घटना का आप सूचना दे दो। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तरह, वो घटनाओं की तह तक जाकर, तह तक मतलब उसके जड़ तक जाकर स्पष्ट करे कि आम पाठकों को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। ऐसा इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। इसके लिए विशेषता मतलब विशेष प्रकार की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख होते हैं। कौन कौन, मैं बताता हूं। इसमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता और फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। इन क्षेत्रों में समाचार और उनकी व्यवस्था उन विषयों में विशेषता हासिल करे बिना या किए बिना देना कठिन हो जाता है। जैसे में इन सब के बारे में, इन सभी क्षेत्रों में जब तक हमें व्यवस्था ना मिले तो उनकी विशेषता देना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। वॉचडॉग पत्रकारिता, इसमें क्या क्या आता है। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है, और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। पत्रकारिता इसमें आ जाता है वॉचडॉग, मतलब सरकार के कामकाज पर हमेशा नजर रखो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर गड़बड़ी हो रहा है तो सामने लाओ और रखो कि भैया यहाँ पर गड़बड़ी हो रहा है, पर्दाफाश कर डालो, सामने रख दो जनता के। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। सरकारी सूत्र मिलता है तो सरकार की तरफ ये जाएंगे और वहां से समाचार लेकर आएंगे और अपने अपने माध्यम से दिखाएंगे। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। पहले के जमाने में होता था कि जो भी पत्रकार अपने मन से लिखते थे, चाहे जो सुनेंगे उसी को लिखेंगे, लेकिन आज का पत्रकार सरकार के वजह से चलता है, सरकार से चलता है। सरकार कहेगा ये करो तो वही होगा। आमतौर पे इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके
तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण करता है। अगर ये दो तरह के बिंदुओं को साथ लेकर नहीं चलेंगे, दोनों को तालमेल करके नहीं चलेंगे, दोनों को बराबर रख के नहीं चलेंगे, तो उनका पत्रकारिता अच्छे ढंग से नहीं चलने वाला है। सरकार उनको ठप करिए देगी। उसके बाद आता है एडवोकेसी पत्रकारिता। इसमें आ जाते हैं ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उसे विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। मतलब ऐसा संगठन जो लगातार जोर शोर से अभियान चलाता हो तो उसी को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। आगे मालूम चलेगा क्यों। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टेलीविजन चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और जनता को एक करने के लिए सरकार को उसके अनुकूल प्रक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं कि सरकार के अनुकूल प्रक्रिया दिखे। उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में जब हुआ था तो उस समय न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया, सब मिलकर अभियान चलाए जिसका अनुसार उनको मतलब न्याय मिल पाया। अब गतिविधि है। पत्रकारिता के कुछ खास प्रकार हैं: खोजपरक, विशेषीकृत, वॉचडॉग, एडवोकेसी पत्रकारिता। विभिन्न समाचार पत्रों से इस पत्रकार के 5-5 नमूने इकट्ठे करें, फाइल में चिपकाएं और अपने अध्यापक या किसी से भी चर्चा करें, मित्रों से भी चर्चा करें और हमारे indrajitstudypoint@gmail.com पे मेल भी करें। मेल करेंगे, चेक करके आपको तुरंत रिजल्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा मेल पर ही। अगले भाग में पढ़ेंगे वैकल्पिक पत्रकारिता। क्या चीज? वैकल्पिक पत्रकारिता। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी डाउट हो, नहीं समझ में आता हो, बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको जो भी सलाह भी देना है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।